हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। देखिए चैम्पियंस, हम लोगों ने बात की फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में कि फ्रांस में जो क्रांति आई, जो बदलाव आए, उसमें क्या क्या स्कीम ऑफ इवेंट्स हुए, क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शंस हुए। हम लोगों ने प्रिसाइजली विमेन की बात तो नहीं की थी। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा कि डिड विमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। क्या महिलाओं को अधिकार मिला था? क्या महिलाओं के लिए क्रांति आई थी? क्या महिलाओं के लिए समाज में कुछ बदलाव आए थे या नहीं आए थे? इन सारे सवालों का जो है आज हम लोग क्या करेंगे, जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। विल ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑफ सच क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो भी चैंपियन मेरे साथ पहली बार जुड़ रहा है उनके लिए बस मेरा एक ही मैसेज है कि वो वीडियो को एंड तक देखें। 2 टाइम्स देखेंगे ज़्यादा बेटर होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिड विमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई थी? क्या महिलाओं के लिए चेंज आया था? रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंज, क्रांति, बदलाव। क्या महिलाओं के लिए बदलाव आया था? डिड विमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? चलिए जवाब खोजते हैं। Women were active participants in the events from the very beginning, which had led to many important changes in French society. कहता है कि women were active participants. वह एक्टिव थे, पैसिव नहीं थे। मतलब एक्टिवली जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन होते थे उसमें विमेन क्या थी? इन्वॉल्व थी। वह अपनी सहभागिता देती थी, वह भी उसमें पार्ट प्ले अपना करती थी। मतलब विमेन क्या थी? एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। कब से? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तभी हम लोगों ने जाना था कि 7,000 men and women had gathered in front of the town hall. क्यों? Because of the rumor that spread that the king had ordered the troops to fire upon the citizens. तो उस वक्त भी अगर आप गौर करेंगे तो उस वक्त भी महिलाओं की भागीदारी थी, उस वक्त भी विमेन का पार्टिसिपेशन था। ठीक है, तो कहता है कि बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए फ्रेंच सोसाइटी में। हमने देखा कि कैसे जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग किया गया, उसमें भी विमेन थी। कैसे जो है बाद में मोनार्की को हटाया गया, कैसे जैकोबिन्स गवर्नमेंट पावर में आई। सारी चीज़ों में, सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस में जो है विमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन था। परंतु सवाल तो अभी भी वही बना हुआ है। द क्वेश्चन स्टिल इज दैट डिड विमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? क्या महिलाओं के जीवन में क्रांति आई थी या नहीं आई थी? महिलाओं के जीवन में बदलाव आया था या नहीं आया था? ठीक, कहता है डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट गॉट अ चांस टू स्टडी एट अ कॉन्वेंट बट मोस्ट women had no access to education. कहता है कि जो बेटियां थी किसकी? नोबल्स की, मतलब नोबिलिटी क्लास की, एंड वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, और थर्ड एस्टेट के जो पैसे वाले लोग थे, जो धनवान लोग थे, उनके घर की जो बच्चियां थी, जो महिलाएं थी, उनके पास क्या था? एक चांस था क्या करने का? पढ़ने का। गॉट अ चांस टू स्टडी एट अ कॉन्वेंट बट मोस्ट women हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन। कहता है ज़्यादातर महिलाओं को क्या था? मोस्ट women हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन। शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर महिलाओं के पास अधिकार नहीं था। मतलब जो पुअर क्लासेस ऑफ फैमिली थे, जैसे पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे, या जितने भी लोग थे, इनके पास पढ़ने का अधिकार नहीं था। इनके घर की जो महिलाएं थी वह पढ़ नहीं सकती थी, वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। परंतु जो नोबल्स की बेटियां थी, जो वेल्दियर मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उनके घर की जो बच्चियां थी, जो बेटियां थी, उनके पास यह अधिकार था कि वह क्या कर सकती थी? पढ़ाई कर सकती थी। ठीक, और वह जॉब्स के लिए ट्रेन भी कर सकती थी। परंतु ऐसा अधिकार जो है महिलाओं को, जो पुअर क्लासेस से बिलोंग करती थी, उनके पास यह अधिकार नहीं था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। women started their own political clubs and newspapers so that they could discuss and voice their interest. कहते हैं कि जैसे जैकोबिन्स क्लब हम लोगों ने
लास्ट क्लास में पढ़ा कि जैकोबिन्स क्लब बहुत ही फेमस था। अब जैकोबिन्स क्लब के हेड कौन थे, हु वाज द हेड, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपके लिए एक टास्क। ठीक, तो जैसे जैकोबिन्स क्लब उस वक्त बहुत ही फेमस हुआ करता था, उसी प्रकार का आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि विमेन में भी एक क्लब जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। कहता है मोस्ट फेमस क्लब ऑफ विमेन वॉज द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। कहता है सबसे फेमस क्लब जो बना वो क्या था, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। ठीक, अब तो हम लोगों ने यह जान लिया कि सबसे फेमस कौन सा क्लब था, परंतु क्यों बनाया गया था क्लब ये भी जानते हैं। कहते हैं विमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स सो दैट दे कुड डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट। इसलिए ताकि वो डिस्कस कर सके, क्या कर सके, डिस्कस कर सके और अपनी इंटरेस्ट के लिए बात कर सके। मतलब उनके साथ क्या उनको अधिकार मिलना चाहिए, क्या उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो दूसरों को प्राप्त हो रही है उनको नहीं हो रही है। जैसे विमेन हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, बहुत सारी महिलाओं को एक्सेस नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो इन चीज़ों पर बात करने के लिए विमेन ने क्या किया, अपना खुद का पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर बनाया। ठीक है, कहता है सबसे इसमें से फेमस कौन सा था, द मोस्ट फेमस क्लब ऑफ विमेन वॉज द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। कहता है एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 kept them in the category of passive citizens, their main grievance was that women enjoy the same political rights as men. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold the political office. It was a way they felt their interest would be heard in the new government. कहता है कि विमेन ने के साथ जो भेदभाव हुआ एक तरह से, कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1791 में तो विमेन को कहाँ रख दिया गया, विमेन को रख दिया गया पैसिव सिटीजन्स के कैटेगरी में। दो प्रकार के सिटीजन्स बनाए गए थे, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, जिनके पास वोट करने का अधिकार था और वह लोग जो कम से कम 3 दिन के लेबरर्स वेज के हिसाब से टैक्स पे करते थे, उनके पास ये अधिकार था। ठीक है, तो इसलिए दो प्रकार के सिटीजन्स बनाए गए थे, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स। तो विमेन को, महिलाओं को पैसिव सिटीजन्स के कैटेगरी में रख दिया गया था। पैसिव सिटीजन्स के कैटेगरी में रख दिया गया था इसलिए उनका यह मेन ग्रीवांस था, उनका सबसे ज़्यादा जो उनकी प्रॉब्लमेटिक बात थी कि उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। इसलिए उनका मेन ग्रीवांस क्या था कि विमेन को भी वह सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए जो मेन के पास हैं, मतलब वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली। उन्होंने डिमांड किया क्या, उनको वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, जैसे लोग चुन करके जाते हैं असेंबली में, जैसे मेन को चुन करके भेजा जाता है, जैसे मेन रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को असेंबली में, महिलाओं को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह भी किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे एंड टू होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस। जो भी बड़ा बड़ा पोस्ट होता है वह भी महिलाओं को मिलना चाहिए, यह भी उनके ग्रीवांसेस में से एक था। कहता है इट वॉज अ वे दे फेल्ट देयर इंटरेस्ट वुड बी हर्ड इन द न्यू गवर्नमेंट। महिलाओं को लगा कि यह एक तरीका है जिससे उनकी आवाज़ को जो है नई सरकार में क्या किया जाएगा, सुना जाएगा, उनके बारे में भी सोचा जाएगा। दे फेल्ट देयर इंटरेस्ट वुड बी हर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड टेक स्टेप्स दैट इम्प्रूव्ड द कंडीशन ऑफ विमेन। सम ऑफ द स्टेप्स टेकन वेयर creation of state schools. It was compulsory for all girls to do the schooling. Father of girls could not force them into marriage against their wish. Marriage was made a kind of contract entered into freely and registered under the civil law. कहते हैं ये जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट था उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए भी, बहुत सारे काम किए भी महिलाओं के लिए। देखते हैं क्या क्या किया उन्होंने। डिड टेक स्टेप्स दैट इम्प्रूव्ड द कंडीशन ऑफ विमेन, मतलब कहता है कि महिलाओं का जो स्थिति था, महिलाओं की जो कंडीशन थी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स।
स्टेट के स्कूल्स बनाए गए। इट वॉज कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स टू डू द स्कूलिंग। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए यह कंपल्सरी कर दिया गया था कि उनको क्या करना है, उनको स्कूलिंग करना है, स्कूल में जाकर के पढ़ाई करनी है। फादर ऑफ गर्ल्स कुड नॉट फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विश। कहता है अगर बच्ची की इच्छा नहीं है तो उसके विश के खिलाफ, उसकी इच्छा के खिलाफ उसके फादर की या पावर उसके फादर को नहीं था कि उसकी इच्छा के खिलाफ उसको फोर्स करके उसकी शादी करा दी जाएगी। ठीक है। मैरिज वॉज मेड अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। मैरिज क्या हो गया, मैरिज को एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। ठीक, एक प्रकार का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें आदमी अपनी इच्छा से फ्रीली, मतलब अपनी इच्छा से पूरा लॉफुली, विलफुली जो है वह एंटर करे। एंड इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। मैरिज को किस लॉ के अंदर में रजिस्टर्ड किया गया, अंडर द सिविल लॉ। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल एंड इट कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ बाय मेन एंड विमेन। कहते हैं डाइवोर्स को लीगल बनाया गया और डाइवोर्स लेने का अधिकार दोनों को दिया गया। इट कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मेन एंड विमेन, मतलब महिलाएं भी अगर चाहें तो डाइवोर्स ले सकती है और पुरुष भी अगर चाहें तो डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक। विमेन नाउ हैड द ऑप्शन टू ट्रेन फॉर जॉब्स, बिकम आर्टिस्ट्स और रन स्मॉल बिजनेसेस। महिलाओं को अधिकार मिला क्या, ऑप्शन टू ट्रेन फॉर जॉब्स, जॉब्स के लिए ट्रेनिंग करने का अधिकार मिला महिलाओं को। बिकम आर्टिस्ट्स, अब वह आर्टिस्ट बन सकती थी विमेन, और रन स्मॉल बिजनेसेस, छोटे मोटे बिजनेसेस को भी विमेन रन कर सकती थी, यह अधिकार विमेन को मिला। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विमेन्स क्लब्स वेर शट डाउन एंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज वेर बैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। अच्छा, रेन ऑफ टेरर किसके वक्त की बात हम लोग कर रहे हैं, जब रेन ऑफ टेरर की बात होती है, आतंक के काल की बात होती है, तो हम लोग मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरी की समय की बात करते हैं। ठीक है। तो कहता है विमेन्स क्लब्स को क्या कर दिया गया था उस वक्त, विमेन्स क्लब्स वेर शट डाउन एंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज वेर बैंड। जो विमेन्स क्लब्स शुरू किया था विमेन्स ने, उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वह कैरी आउट कर रही थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक। कहता है विमेन इन फ्रांस गॉट द राइट टू वोट फाइनली इन द ईयर 1946। कहता है महिलाओं को फ्रांस में वोट करने का अधिकार कब जाकर के मिला, बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, मतलब 200 सालों तक, सोचिए कि अगले 200 सालों तक वह लड़ाइयाँ ही लड़ते रही। 17 मतलब सोचिए 18th सेंचुरी की बात है, तब से लेकर के वह 20th सेंचुरी में जब पहुंची, तब जाकर के उनको क्या मिला, वोट करने का अधिकार मिला। जब इंटरनेशनल सफरेज हुआ लेट 19th और अर्लियर 20th सेंचुरीज में, तब जाकर के मतलब बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। ऐसा सोचिए कि बहुत लड़ाइयाँ, बहुत संघर्ष करना पड़ा विमेन को फ्रांस में, तब जाकर के उनको अधिकार मिला क्या करने का, वोट देने का। ठीक है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिवॉल्यूशनरी विमेन का नाम बिल्कुल आना चाहिए, वो मिस नहीं होना चाहिए, ओलंपी डी गॉजेस। कहता है यह बहुत ही साहसी महिला थी, कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब 1791 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस वक्त सिर्फ किसकी बात हुई, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। और उसने क्या कर दिया था, उसने विमेन को बेसिक राइट्स से हटा दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था, जो हर ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए था, जो इनएलिएनेबल राइट्स होता है। ठीक है। इनएलिएनेबल राइट्स क्या होता है, इसकी बातें हमने की है प्रीवियस क्लासेस में। ठीक। तो कहता है कि ओलंपी डी गॉजेस एक इतनी साहसी महिला थी कि उन्होंने 1791 में खुद से क्या लिखा, शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। उन्होंने खुद से क्या लिखा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये बन सकता है, इसलिए 2 बार इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कि ओलंपी डी गॉजेस ने लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। ठीक है। तो मतलब समझिए कि बहुत लड़ाइयाँ विमेन को भी लड़नी पड़ी अपने अधिकार को
प्राप्त करने के लिए, राइट टू वोट जो मिला उनको कब जा कर के मिला, 1946 में, ठीक है। और समझिए कि 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी, ठीक है। अब भारत में महिलाओं को कब से वोट करने का अधिकार मिला, यह आपका एक टास्क है, या आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।